अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड पे एक इंट्रोडक्शन दिया, उसमें डीएनए की केमिकल कंपोजिशन को देखा कि उसमें न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में कौन से कंपोनेंट हैं। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो इससे पहले आप उस लेक्चर को देखें और उसके बाद आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझ आएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर स्पेसिफिकली हम डीएनए के स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। उसमें मेन जो है वो डीएनए स्केल मॉडल है दैट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द वाटसन एंड क्रिक। और इसके अलावा जिसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जब डीएनए के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कौन कौन से एलिमेंट के दरमियान होती है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, और डीएनए की फर्दर डायमेंशन जो है उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इन 1951 दो साइंटिस्ट थी, विल्किन एंड फ्रैंकलिन। अब इन्होंने क्या किया, दे परफॉर्म एक्स-रे डायफ्रैक्शन to analyze structure of DNA। अब डीएनए के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए इन्होंने एक्स-रे डायफ्रैक्शन परफॉर्म की और डीएनए का स्ट्रक्चर एक फिल्म पर उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। जब इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा तो इनको स्ट्रक्चर किस तरह का मिला, इन्हें हेलिकल स्ट्रक्चर मिला। इन्होंने देखा कि ये स्ट्रक्चर हेलिकल है, हेलिक्स की फॉर्म में है। एक तो ये इंफॉर्मेशन मिली। दूसरा उन्होंने देखा कि डीएनए का जो डायमीटर है, डायमीटर इज 2 नैनोमीटर। इसके अलावा उन्होंने देखा कि यहां पर डीएनए के अंदर रेगुलरिटीज हैं और रेगुलरिटीज में उन्होंने देखा कि हर टर्म के अंदर, in each turn of DNA के टर्म के अंदर there is distance of 3.4 नैनोमीटर। कि एक टर्म जो है वो 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस पे मुश्तमिल है। तो ये इन्होंने कुछ पॉइंट जो है यहां पर दिए। तो ये एक्स-रे डायफ्रैक्शन के रिजल्ट में इन्होंने यहां पर जो है वो इन पॉइंट्स को मेंशन किया। उसके बाद इन 1953 दो साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने फॉर्मुलेट किया और कंस्ट्रक्टेड डीएनए स्केल मॉडल। इन्होंने डीएनए स्केल मॉडल दिया। अब याद रखना है कि डीएनए स्केल मॉडल किन्होंने फॉर्मुलेट किया, डीएनए स्केल मॉडल जो है वाटसन और क्रिक ने, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो कि विल्किन और फ्रैंकलिन ने दी थी, उसी बेस पर इसने उसमें कंट्रीब्यूशन की। तो साइंस में, रिसर्च में यही होता है कि जब भी रिसर्च की जाती है तो जो प्रीवियस फाइंडिंग है उनको स्टडी किया जाता है और उनसे आगे उनके अंदर एडिशन की जाती है। अब हम ये देखें कि डीएनए स्केल मॉडल हमें क्या बताता है। तो अब डीएनए स्केल मॉडल पे हम आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 polynucleotide strands, 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। अब ये इसने इंफॉर्मेशन दी, उसको स्टडी किया कि उसमें 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होंगे दैट आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो ये जो पॉइंट है इसमें दिया गया। अब फॉर एग्जांपल हम डीएनए
स्ट्रैंड की बात करते हैं कि किस तरह के डीएनए स्ट्रैंड्स हैं। उसने देखा कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है। अभी हम एक जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद डिटेल में उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे का अटैच है उस पर भी बात करेंगे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड उसने किस तरह से बताया, उसने कहा कि ये लाइक एक ये स्ट्रैंड है लाइक दिस, ये आपने इस तरह का स्ट्रक्चर भी देखा होगा, और जो दूसरा स्ट्रैंड है लाइक दूसरा जो स्ट्रैंड है वो इस तरह से। तो ये इसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपने डीएनए का बना देखा होगा। अब उसने देखा कि दोनों जो स्ट्रैंड है, अगर एक में ये 5 प्राइम एंड है जहां पर ये खत्म हो रहा है, वहां पे 3 प्राइम एंड है, जो उसका ऑपोजिट स्ट्रैंड होगा उसके अंदर ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 है। अब ये 5 और 3 के हैं, इस पे भी हमने डिटेल में आगे बात करनी है। अब उसके बाद जब उसने फर्दर इसको एनालाइज किया तो इसमें उन्होंने देखा देयर इज पेयरिंग बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान पेयरिंग है ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। दोनों स्ट्रैंड्स की नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो आपस में पेयरिंग कर रही हैं। अब नाइट्रोजनस बेसिस है वो पेयरिंग किस तरह से कर रही हैं, उन्होंने बताया कि अगर एक स्ट्रैंड पर एडेनिन नाइट्रोजनस बेस आएगी तो उसके सामने जो है वो जो नाइट्रोजनस बेस आएगी वो थायामीन आएगी, और इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं। और अगर गावानिन नाइट्रोजनस बेस आएगी तो उसके सामने साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस आएगी, और इनके दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, दीज बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये इंफॉर्मेशन दी, एडेनिन के सामने थायामीन, ए के सामने टी और जी के सामने सी, और वाइस वर्सा, या टी के सामने ए, सी के सामने जी। मसलन किस तरह से, उन्होंने बताया कि अगर एक स्ट्रैंड पर यहां एडेनिन आ रहा है तो उसके सामने थायामीन आएगा, अगर थायामीन आ रहा है उसके सामने एडेनिन आएगा, अगर साइटोसिन आ रहा है उसके सामने गवानीन आएगा, अगर गवानीन आ रहा है उसके सामने साइटोसिन आएगा। तो इस तरह से इनके दरमियान दोनों स्ट्रैंड्स की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर रही हैं। इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ए और टी के दरमियान या टी और ए के दरमियान, और सी और जी के दरमियान जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो ये आपने इसमें याद रखना है। अब जैसा कि इससे पहले मैंने कहा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीजें हैं। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेसिस है, शुगर है और फॉस्फेट है। नाइट्रोजनस बेसिस तो यहां पर आ गई। अब शुगर और फॉस्फेट कहां पर है, अब हम उस पे आते हैं। शुगर और फॉस्फेट जो है वो यहां पर बैकबोन बना रही इन स्ट्रैंड्स की। मसलन ये एक स्ट्रैंड है, ये वही वाला स्ट्रैंड है, इसी तरह से ये वाला स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड है। हम ये देखते हैं कि शुगर फॉस्फेट किस तरह से अटैच है। तो जब हम शुगर फॉस्फेट को देखते हैं तो शुगर फॉस्फेट जो है वो यहां बैकबोन बना रहे हैं, लाइक फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर इस तरह से, और इधर भी लाइक शुगर फॉस्फेट वो इस तरह से प्रेजेंट है, और नाइट्रोजनस बेसिस आपस में जो है वो पेयरिंग कर रही हैं। तो इसको हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अगर पूछा जाए कि बैकबोन कौन बनाते हैं डीएनए की, तो वो है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और नाइट्रोजनस बेसिस आपस में पेयरिंग कर रही है। डिटेल में हमने थोड़े से नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लियोटाइड को लेकर हमने उसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो भी इसके अंदर बनाना है। अब अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बात की इसके डायमीटर की, तो डीएनए का जो डायमीटर है वो कितना है, अगर हम इसके डायमीटर को देखेंगे तो वो 2 नैनोमीटर डायमीटर, और 2 नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो डिस्टेंस है, 2 के दरमियान डिस्टेंस ये है 0.34 नैनोमीटर। और अगर हम एक कंप्लीट टर्न देखें, एक कंप्लीट टर्न जो है वो यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट टर्न है, इट इज 1
कंप्लीट टर्न, ये एक कंप्लीट टर्न है। इस एक कंप्लीट टर्न के अंदर 10 पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस आएंगे, 10 पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। जैसे ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नाइट्रोजनस बेसिस यहां पर आएंगी। और अगर दो के दरमियान डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है तो एक कंप्लीट टर्न में कितना डिस्टेंस होगा, तो आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.34 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो एक कंप्लीट टर्न में जो डिस्टेंस है वो है 3.4 नैनोमीटर, या अगर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो ये 334 एंगस्ट्रॉम हम लिख सकते हैं। तो यहां पर पहले ही हमने कहा था कि इनमें जो डिस्टेंस होता है कंप्लीट टर्न में वो 3.4 नैनोमीटर। अब इस एक कंप्लीट टर्न के अंदर दो तरह की ग्रूव्स आती हैं। देखें ये डीएनए की एक इस तरह यहां ग्रूव आती है और फिर एक ये ग्रूव आती है। तो यहां दो ग्रूव होते हैं। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं तो इसके अंदर यहां माइनर ग्रूव होती है, याद रखना है, दिस इज द माइनर ग्रूव। और उसके बाद नेक्स्ट जो आती है ये वाली, दिस इज द मेजर ग्रूव, इसको हम मेजर ग्रूव कहते हैं। तो फिर इसी तरह से आगे माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, तो एक जो कंप्लीट टर्न है उसके अंदर एक माइनर और एक मेजर ग्रूव भी आएगी। अब हम यहाँ से न्यूक्लियोटाइड को लेकर, कुछ न्यूक्लियोटाइड को लेकर यहाँ पे बनाते हैं और फर्दर जो बॉन्डिंग है वो किन किन एलिमेंट के दरमियान होती है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रैंड बनाते हैं। एक स्ट्रैंड के अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड है, हम यहाँ से कुछ न्यूक्लियोटाइड को सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले मैं एक न्यूक्लियोटाइड अगर बनाऊं तो न्यूक्लियोटाइड किस तरह से बनता है आप जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपके पास एक पेंटोज शुगर होती है। ये पेंटोज शुगर है, इससे पहले लेक्चर के अंदर हम इसमें डिटेल में बात कर चुके हैं। ये जो शुगर है डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसके अंदर 5 कार्बन है। ये कार्बन यहाँ पे 5th लगा हुआ है, ये कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 4 और ऊपर 5th कार्बन लगा हुआ। अब एक न्यूक्लियोटाइड जो बनता है उसमें कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस होती है। अब नाइट्रोजनस बेसिस को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने उनके सारे के सारे स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं। अगर यहाँ मैं एक नाइट्रोजनस बेस अटैच करना चाहूं और मैं एक एडिनिन नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर अगर अटैच करता हूं तो एडिनिन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, लाइक दिस। इस तरह से कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, और ये यहाँ पर इसके साथ जो है वो अटैच होती है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर आपके पास लगी हुई है, ये नाइट्रोजनस बेस नंबर 1 कार्बन पर अटैच है। और इसके अंदर यहाँ पर अगर हम एडिनिन की बात करेंगे तो यहाँ पर अमाइनो ग्रुप है NH2। और इसके अलावा इस कार्बन की हम देखें, इस कार्बन की वैलेंसी हमें यहाँ पर 3 मिल रही है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 मिल रही है, तो हम यहाँ पर एक ऑल्टरनेट बॉन्ड कर देंगे, इनकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसी तरह से एक बॉन्ड यहाँ लगेंगे तो नाइट्रोजन की कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा देंगे, फिर यहाँ पर एक ऑल्टरनेट बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर एक ऑल्टरनेट बॉन्ड बन जाएगा, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये वाली जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर हमने अटैच की है, दिस नाइट्रोजनस बेस इज एडिनिन, ये एडिनिन है। अब जो 5th नंबर कार्बन है इसके साथ फॉस्फेट अटैच होता है। फॉस्फेट की अटैचमेंट हमने डिटेल में देख ली थी। यहाँ पर फॉस्फेट कैसे अटैच है, यहाँ पर फॉस्फेट P डबल बॉन्ड O लाइक दिस, तो यहाँ पर फॉस्फेट अटैच है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हमारे पास बन गया। यहाँ पर क्या है, इस जगह पर OH है, यहाँ पर H है, फिर यहाँ पर H है क्योंकि डीऑक्सीराइबोज शुगर है, यहाँ पर भी H है, और इस जगह पर हमारे पास H जो है वो प्रेजेंट है। अब ये एक हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। अब अगर हम एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड करें, यहाँ पर मैं एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता हूँ लाइक दिस। ये फिर से पेंटोज शुगर बनाऊंगा यहाँ पर फिर से एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी और यहाँ पर 5th नंबर पर फॉस्फेट अटैच होगा। अब फॉस्फेट जब यहाँ पर अटैच होता है तो हम इस पे बात कर लें कि फॉस्फेट में यहाँ लाइक डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर जो OH है यहाँ तो ये बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ। अब यहाँ OH और OH इसके सामने आ गए। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव होगा और वाटर के रिमूव होने से यहाँ पर बॉन्ड डिवेलप हो जाएगा लाइक दिस, ये बॉन्ड डिवेलप होगा। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर फिर से उसी तरह से OH प्रेजेंट है
और OH किस नंबर पर प्रेजेंट है, OH जो है वो 3 पर प्रेजेंट है। ये फॉस्फेट किस नंबर पे लगा हुआ, ये कार्बन नंबर 5 पे लगा। इस वजह से ये वाला जो एंड है इसको 5 प्राइम एंड कहते हैं, और ये वाला क्योंकि यहां पर OH प्रेजेंट है 3 पर, ये ग्रोइंग रीजन है, इसको हम 3 प्राइम एंड कहते हैं। तो याद रखना है 5 एंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फॉस्फेट लगा हुआ है। 3 एंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां OH लगा हुआ है। इस तरफ आप इस चेन को जितनी मर्जी जो है वो लंबे करती जाए। अब कार्बन नंबर 1 पर हम गवानीन नाइट्रोजनस बेस ऐड कर लेते हैं, वो भी डबल रिंग होती है। तो इसमें क्या आएगा, कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन कार्बन लाइक दिस, यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन और यहाँ नाइट्रोजन, तो ये इसके साथ नाइट्रोजन तो बॉन्ड बना ले। अब जो गवानीन होते हैं, हम गवानीन में जानते हैं यहां पर कार्बोनाइल कार्बन होती है, इसके इस जगह पर अमाइनो ग्रुप होता है NH2। अब हम वैलेंसी को पूरा करेंगे, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कम है, यहां पर हम हाइड्रोजन लगा देंगे, यहां पर हम एक बॉन्ड लगा देंगे, इस कार्बन नाइट्रोजन की पूरी हो जाएगी, यहां पर भी ऑल्टरनेट बॉन्ड लग जाएगा, यहां पर भी बॉन्ड लग जाएगा, यहां हाइड्रोजन लग गई, तो इनकी वैलेंसी जो है पूरी हो गई है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हमारे पास, ये गवानीन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से आप जितने मर्जी न्यूक्लियोटाइड यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो ये तो एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बन गई, लेकिन हमने 2 चेन वहां बनानी है, तो इसके एंटी पैरेलल एक चेन बनेगी। देखिए एंटी पैरेलल क्यों होती है, अब अगर हम इसके पैरेलल एक चेन बना देंगे तो आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन बेसिस है ये उधर चले जाएंगे, तो वो बॉन्ड आपस में नहीं बना सकते, जिसकी वजह से जो अगली चेन है वो इसके एंटी पैरेलल बनती है। और एंटी पैरेलल कैसे बनती है, आपने सिंपली इसको 180 पे रोटेट कर देना है, और जब रोटेट कर देंगे तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा, लाइक दिस, ये ऐसे। अब कार्बन नंबर 1 ये है, 2 ये, 3 ये, 4 ये और कार्बन नंबर 5 ये। अब सिंपली ये रोटेट हो चुकी है। अब हम जानते हैं कि कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस लगनी, अब नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। अगर हम उसको पैरेलल रखते इसके, तो नाइट्रोजन बेस ने उधर चला जाना था, बॉन्डिंग नहीं बननी थी, स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होना था। सो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म या जो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर जो रोटेशन होती है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, तो ये हमें यहाँ पर मिलेंगी। अब यहां हम एक नाइट्रोजनस बेस लगाएंगे इसके सामने थायामीन, और थायामीन आप जानते हैं कि वो सिंगल रिंग होती है। अब थायामीन हम लगाएंगे यहां पर कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन। अब ये नंबर 1 के साथ ये अटैच हो जाए यहां पर। अब जो थायामीन का आपने स्ट्रक्चर ये पढ़ा था कि थायामीन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर कार्बोनाइल कार्बन होती है, यहां पर कार्बोनाइल कार्बन होती है, और यहां पर एक मिथाइल ग्रुप होता है। अब वैलेंसी को पूरा करना है, वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहां पर हाइड्रोजन लगेगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी होगी, कार्बन की ऑलरेडी वैलेंसी पूरी है, यहां पर हम बॉन्ड लगा देंगे और यहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे, तो अब सबकी वैलेंसी जो है वो पूरी हो चुकी है। अब ये हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस है, ये कौन सी है, ये थायामीन। अब एडेनिन के सामने थायामीन आ चुका है। अब हम देखेंगे इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे डेवलप होगी और कौन सी एलिमेंट के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी। अब देखें, पहली हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां होना है, अमाइनो के H और इस ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा। अगर हम NH2 को इस तरह से लिख लें, NH2 को एक हाइड्रोजन हमने यहां लगा लिया और एक हाइड्रोजन हमने यहां लगा दिया, ये भी NH2 है, तो पहला जो बॉन्ड बनेगा वो पहला बॉन्ड यहां बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बनेगा। तो कौन कौन से एलिमेंट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, तो ये बॉन्ड करेक्ट है। इसके अलावा अगर बॉन्ड बनाएंगे तो वो गलत हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस यहां पे आ चुकी है। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहां पर ऐड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से, इधर ये इस तरह से हमने ये एक और नाइट्रोजनस बेस इसके अंदर पेंटोज शुगर लगा दी। अब यहां आप जानते हैं कि 3 नंबर पे OH लगा हुआ है, इधर 5 नंबर पे फॉस्फेट है, ये 1 2 3 यहां पर फिर से OH है। अब ये बॉन्ड कैसे डेवलप होगा उस पर भी हम बात करते हैं। तो यहां पर फिर से एक नाइट्रोजनस बेस हमने लगानी है 1 नंबर पे। नाइट्रोजनस बेस फिर से कौन सी आएगी, सिंगल रिंग आएगी। हम साइटोसिन लगानी गवानीन के सामने। तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल उसी तरह से कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन। तो ये तो यहां बॉन्ड डेवलप होगा नाइट्रोजन के साथ। अब जो साइटोसिन होती है, यहां हमने साइटोसिन बनानी है। साइटोसिन में यहां पर अमाइनो ग्रुप होता है NH2, ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है।
इसके अलावा इस जगह पर यहां कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो अब कार्बन की वैलेंसी देखें, इस कार्बन की वैलेंसी 3 है, तो हम यहां पर एक बॉन्ड लगा देंगे, नाइट्रोजन की भी 3 हो जाएगी, कार्बन की 4 पूरी हो जाएगी। यहां पर एक ऑल्टरनेट बॉन्ड लगेगा, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन। अब देखें सबकी वैलेंसी जो है वो पूरी हो चुकी है। अब बॉन्डिंग कैसे होनी है? अब बॉन्डिंग में सबसे पहला जो बॉन्ड बनना है यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, दूसरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, और तीसरा यहां फिर NH2 को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं। NH2 में हम यहां पर H और यहां पे H, 2 हाइड्रोजन लगे। अब तीसरा जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बनेगा। ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे डेवलप हो चुके हैं। अब देखें, जितने मर्जी आप न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते रहें, ये 2 तरह के ही बॉन्ड बनेंगे। या हाइड्रोजन जो है वो एडिनिन और थायमिन के दरमियान 2 बॉन्ड बनेंगे, और साइटोसिन गवानिन या गवानिन साइटोसिन के दरमियान 3 बॉन्ड बनेंगे। थायमिन लगाएंगे, उसके सामने एडिनिन आएगी, उसी तरह से बॉन्डिंग होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे डेवलप हो रही है, ये कौन कौन से पॉसिबल एलिमेंट्स जिनके दरमियान हो सकती है? या तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान होगी, या ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान होगी। यहां पर देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो 2 तरह के डेवलप हो रहे हैं, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान। इसके अलावा कोई यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसी और एलिमेंट के दरमियान बने। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब फिर से ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट लाइक P डबल बॉन्ड O, यहां पर OH है, तो यहां पर OH में इस यहां से फिर से हम देखेंगे कि वाटर निकलेगा और ये बॉन्ड यहां पे डेवलप होगा। उसके बाद 4 नंबर है, ये 4 है, ये 5 नंबर कार्बन है, इस 5 नंबर कार्बन पर फिर से फॉस्फेट लगा हुआ है। तो इस तरह से ये जो फॉस्फेट है 5 नंबर पर। अब इसमें देखें, यहां पर फॉस्फेट 5 नंबर पर अटैच है, जिसकी वजह से दिस एंड इज 5 एंड, और वहां पर आप देखें OH 3 नंबर पर अटैच है, इस वजह से ये 3 एंड होगा। तो ये 5 to 3 इस तरफ स्ट्रैंड ग्रो करेगा, और ये जो स्ट्रैंड है ये 5 to 3 जो है वो इस तरफ ग्रो करेगा। और ये बात याद रखनी है कि जो 3 होता है ये ग्रोइंग रीजन होता है, ग्रोइंग रीजन। और ये किस वजह से ग्रोइंग रीजन है? ये ग्रोइंग रीजन हाइड्रोक्सल की वजह से है, क्योंकि हाइड्रोक्सल प्रेजेंट होगा तो फर्दर बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज है वो फर्दर बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ये पॉइंट आपने यहां पर याद रखना है। अब इसके बाद एक जो बॉन्ड की हम और बात करेंगे, वो कौन सा बॉन्ड है? वो बॉन्ड है ये वाला, कि इधर 3 नंबर कार्बन फॉस्फेट के साथ बॉन्ड डेवलप कर रहा है, ये कार्बन नंबर 3, और यहां से कार्बन नंबर 5 जो है वो भी फॉस्फेट के साथ है वो बॉन्ड डेवलप कर रहा है। तो ये आपने यहां पर बात याद रखनी। अब ये वाला जो बॉन्ड है, एक फॉस्फेट 2 शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है, जिस वजह से इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड। और ये फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड कौन से एलिमेंट के दरमियान डेवलप हो रहा है? अगर मैं यहां पर देखूं तो ये बॉन्ड बनता है COP। अगर ये वाला 3 नंबर कार्बन है, ये जो हमने यहां पे बात की COP, तो फिर उसके बाद POC, तो ये 5 नंबर कार्बन। तो इसका मतलब है एक फॉस्फेट 3 नंबर कार्बन और 5 नंबर दोनों के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे बॉन्ड को हम फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये भी आपने यहां पर याद रखना है, तो इस पॉइंट को भी आपने नोट कर लेना है। तो वहां से हमने कुछ न्यूक्लियोटाइड को लेकर यहां पर स्ट्रक्चर शो किया, और उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है उनकी हमने बात की, तो ये आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। अब इसके अलावा एक पॉइंट जो कि हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो क्या है? वो ये है, amount of adenine is always equals to amount of thiamine in same DNA। एक डीएनए के अंदर जो एडिनिन की जितनी अमाउंट होगी उतनी ही थायमिन की होगी। इसी तरह से जो गवानिन की अमाउंट होगी
दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन, वो साइटोसिन के इक्वल हो। ये अंडरस्टूड है। किस तरह से देखें, जब जब एडेनिन आएगा तब तब उसके सामने थायामीन आएगा, जब जब थायामीन आएगा एडेनिन आएगा, साइटोसिन आएगा गवानीन। जितने एडेनिन होंगे किसी डीएनए के अंदर तकरीबन उतने ही थायामीन होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल भी कह सकते हैं, और जितने साइटोसिन होंगे उतने ही गवानीन होंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि किसी डीएनए के अंदर जो एडेनिन है, एडेनिन अगर 20% है किसी डीएनए में, तो अब मुझे बताएं कि साइटोसिन की अमाउंट कितनी होगी। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखें बड़ा सिंपल है। अगर एडेनिन 20% है तो इसका मतलब ये है कि थायामीन भी 20%। ये तो हो गया अंडरस्टूड। 100% डीएनए में से पूछ रहे हैं, 4 ही है ना न्यूक्लियोटाइड, 4 ही तरह की नाइट्रोजनस बेसिस है, तो इसका मतलब है अगर एडेनिन 20% है तो थायामीन भी 20% है। तो ये 20 कितना हो गया, 40 हो गया, बाकी बच गया 60। तो वो इक्वली हमने डिवाइड कर देना है साइटोसिन और गवानीन के दरमियान। तो इसका मतलब है कि फिर साइटोसिन की अमाउंट कितनी हुई, 30% हुई, और गवानीन की भी 30% होगी। तो किसी एक अगर न्यूक्लियोटाइड की या नाइट्रोजनस बेस की अमाउंट आपको बताई जाए तो चारों में से आप किसी की भी आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपने यहां पर नोट कर लेना है। और हर एक जो स्पीशी होती है उसमें डीएनए की अमाउंट फिक्स होती है, क्योंकि उनमें क्रोमोसोम के नंबर फिक्स होते हैं। तो डीएनए क्रोमोसोम के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और ये एक हेरिडिटी मटेरियल है। आगे किसी लेक्चर के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कि डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है और इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करता है, क्योंकि इसके अंदर जीन्स होते हैं विच आर द यूनिट्स ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए स्केल मॉडल, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देयर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आप तक पहुंच सकते हैं। अल्लाह हाफिज।